हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी टारगेट बेस्ड रिवीजन सीरीज में बात कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री में, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक संस्कृति के संबंध में। देखते हैं डिस्कशन टॉपिक में हम लोग क्या चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक एक समान परिचय देखेंगे, भौगोलिक विस्तार इसका क्या था, पूर्व वैदिक सामाजिक जीवन क्या किस रूप से आगे बढ़े थे, उत्तर वैदिक सामाजिक संगठन किस रूप से कार्य करता था, राजनीतिक व्यवस्था कैसे प्रभावित करती थी तत्कालीन समाज शासकों को, आर्थिक जीवन किस रूप से बढ़ा, साथ ही साथ धार्मिक जीवन कैसे एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित हुई, पंच महायज्ञ कॉन्सेप्ट क्या है, षष्ठ दर्शन क्या है, ऋग्वेद में उल्लेखित शब्दों की व्याख्या, इन तीनों से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यह टॉपिक कैसे हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कृषि संधि शब्दावली की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का प्रयोग किया गया उसे देखेंगे, और वैदिक साहित्य जो सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन क्या है इसको भी हम एक नज़र देखते हुए आगे बढ़ेंगे। यह जो सीरीज है आप लोगों के लिए कम समय में रिवीजन कराने के लिए बनाया गया है, और यह केवल उन्हीं पॉइंटों को शामिल करता है जो एग्ज़ाम ओरिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए यह उपयोगी होता है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसको इसी आधार पर जांच सकते हैं। PYQ आप लीजिएगा, किसी भी प्रकाशन का PYQ, वहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न को टैली कराइएगा तो समझ में आएगा कितना महत्वपूर्ण रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति या इसको सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने ला सके। इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को हमारे, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन भी इसका लिंक दिया रहता है, उपलब्ध रहता है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को भी स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं वेबसाइट www.iktihs.in, जो आपको डेस्कटॉप मोड में अगर देखना चाहते हैं लैपटॉप के साथ, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। देखिए हम लोग आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक संस्कृति में समान परिचय के तौर पर हम बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो था इस चरण के बारे में जानकारी देता है, किसका, उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में। और मैंने आप लोगों को पूर्व वैदिक काल में जो बात बोला था, सप्त सिंधु प्रदेश में जो पूर्व वैदिक सभ्यताएं जो विकसित हुई थी, उससे पहले जो आपको मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता, जहां पर मध्य एशिया के क्षेत्रों से लोग आए। सर्वमान्य जो मान्यता थी, जो आर्य कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, वो विस्तार इनका आपको कहाँ हुआ था, सप्त सिंधु प्रदेश में, और यही आगे विस्तृत होकर उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी जैसे क्षेत्रों में थे, आपको विस्तृत होकर यह उत्तर वैदिक काल में यह विस्तृत जो हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसको प्रचलित किया, उसको विकसित किया। यह घटनाएं इस पूरे कालखंड में देखने को मिलती है। अन्य स्रोत की जानकारी मिलती है, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में भी ब्राह्मण के बारे में बताया था, जो वेदों पर टीकाएँ, विस्तृत टीकाएँ देता था, स्पष्टीकरण करता था, उसकी व्याख्या करता था। यह इंट्रो के तौर पर जरूर याद रखिएगा। आर्णयक वो जो वनों पुस्तकों के तौर पर देखी जाती, वनों में लिखी गई थी, तत्व मीमांसा, बलिदान के प्रतीकवाद जो उसकी व्याख्या करता है, इस तरीके से हमें जानकारी देती है। उपनिषद की हम बात करें तो यह दर्शन की बात करें तो दर्शनों पर यह पुस्तकें जो आत्मा, ब्रह्म आदि के बारे में गहन ज्ञान उपलब्ध कराता है, जो हम एक दूसरे के साथ तारतम्य स्थापित कर सकें। ये अनुष्ठांग और कर्मकांडी विरोधी थे इस कालखंड में। ये चीज़ें जो पूर्व वैदिक काल की बात हो रही है। उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो लायन कैपिटल जो हमारा है, उसमें देवनागरी में लिखा हुआ आदर्श वाक्य जो सत्य में जयता है, भारत राज्य का प्रतीक है, यह मुंडो उपनिषद से लिया गया। इतना जरूर पूर्व वैदिक काल की चीज़ों को जरूर याद रखिएगा इस उत्तर वैदिक को आगे बढ़ने से पहले। अगर हम कुछ बात करें इसके लिए विस्तार कहाँ से कैसे हुआ था, इसको समझने का प्रयास करें तो समझने का प्रयास करेंगे। इसी में भौगोलिक विस्तार इसका किस रूप से आगे बढ़ता है, तो पश्चिमी गंगा घाटी जो आर्यावर्त कहलाती थी, जो मैंने आप लोगों को बताया, सप्त सिंधु प्रदेश जो आर्यावर्त, पश्चिमी जो गंगा घाटी के तौर पर देखने को मिलता था, वो आर्यावर्त कहलाता था। अब अरब सागर जो था, हिंद महासागर का हिमालय की चोटी और विंध्य पर्वत जो अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित मिलता है। अरब सागर यह हुआ, आपको बंगाल की खाड़ी यह हुआ, हिंद महासागर ये हुआ, नीचे का पार्ट हुआ, ये आपको क्या हो गया, हिमालय। तो इस जो क्षेत्र में जो विस्तृत जो सभ्यता विकसित हुई, जो कल्चर विकसित हुआ हमारा हुआ, जो साम्राज्य विकसित हुआ, जो शुरू धीरे धीरे आगे बढ़ता चला, जो मगध महाजनपदों के तौर पर, जिसमें मगध जो जनपद था, सब महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ, और आगे मौर्य साम्राज्य, उत्तर मौर्य, जो हमारा इतिहास बढ़ता चला जाता है, इसका पूर्वकालिक घटना माना जाता है, पूर्वकालिक घटना माना जाता है, इसे समझिएगा। उसके बाद आगे देखिए कई बड़े राज्य, जैसे कुरु की बात कर ले, पंचाल की बात कर ले, कौशल, विदेह और काशी जैसे प्रमुख राज्य इसका उदय हुआ।
कुरु पंचाल, कौशल, और उसके बाद आपको क्या काशी के तौर पर काशी, आपको जो यूपी में काशी है उसके संग में काशी, जो इस प्रकार से देख रहे हैं आपको यह विस्तृत होता है। महत्वपूर्ण राज्य इसमें विकसित हो जाते हैं जहाँ पर चीज़ों को और भी विस्तृत तरीके से हमें समाज को, संस्कृति को, आर्थिक, इकोनॉमी, राजनीतिक व्यवस्था को संतुलित करता है, नियमित करता है। बाद में वैदिक के जो ग्रंथ है भारत के 3 विभाजन देखने को मिलता है। आर्यावर्त जो उत्तर भारत को संपूर्ण को आर्यावर्त कहते थे, मध्य भारत जो मध्य भारत यह है जिसमें मध्य भारत, मध्य प्रदेश जैसे आपको विंध्याचल पर्वत जैसे श्रेणियाँ मिलती है, दक्षिण भारत में दक्षिण का प्रदेश। तो ये घटनाक्रम आपको इसके उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। सबसे पूर्वी आदिवासी राज्य की बात करेगा तो मगध, अंग और बंग, याद रखिएगा मगध आपको क्षेत्र जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो इस तरीके से आदिवासी, पूर्वी आदिवासी राज्य। अब उसके अतिरिक्त हम अगर बात करें उत्तर वैदिक काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार, उत्तर में हिमालय, अगर मैं इस तरह बात करूँ, उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत है, जो आप लोग अभी विंध्याचल पर्वत जानते होंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है। पश्चिम में कहाँ था, अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान देख रहे हैं, यह अफगानिस्तान का क्षेत्र यहाँ पर है अफगानिस्तान। पूर्व में उत्तरी बिहार तक यह सीमित है, जो बिहार का क्षेत्र देख रहे हैं, यह बिहार पश्चिम बंगाल से पहले मगध का साम्राज्य जो था, यह इतना जो क्षेत्र था यह क्या था, आपको उत्तर वैदिक सभ्यता के तौर पर देखने को मिलती है। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में पूर्व वैदिक की सामाजिक जीवन क्या थे। जब हम उसका विस्तार देख लेते हैं, सबसे पहले सामाजिक गतिविधियों को देखते हैं ताकि हम उसके विस्तृत सामाजिकरण को समझ सकें। देखिए वैदिक काल में स्त्रियां जो थी सभा और समिति का भाग ले सकती थी, वह अपने पति के साथ साथ यज्ञों में आहुति देती थी। बाद उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, स्त्रियों का जो शिक्षा था, स्त्रियों के शिक्षा का महत्व था, पर्दा नहीं था, सती प्रथा प्रचलन में नहीं था पूर्व वैदिक काल में। अभी उसके बाद मैं उत्तर वैदिक की भी बात करूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा और विधवा प्रथा प्रचलन था ताकि समाज में बेहतरी कर सके। उसके बाद देखिए अमाजु, जो आजीवन अविवाहित रहती थी स्त्रियाँ, उसको अमाजु कहा जाता था। साथ ही साथ ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था का भी कर्म पर आधारित माना गया था, जो मैंने लास्ट सेशन में आप लोग को बताया था किस प्रकार से कर्म आधारित व्यवस्था थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पाए गए। जैसे वास को क्या कहते थे, वास को जो मध्य भाग में पहने जाते थे, अगर यह बनाया जाए, मनुष्य बनाया जाए तो इसका जो क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश, यह जो वास क्या होता था, इसे मध्य भाग में पहना जाता था, इसे वास कहा जाता था। इसके तो पहना जाने वाला वस्त्र वास कहलाता था। अगर अधिवास की बात करें, चादर या ओढ़नी को चादर जो दुपट्टे के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, उसे अधिवास कहा जाता था, पूरे शरीर में लपेटा जाता था। अगर इसकी बात करें तो हम इसकी बात कर ले तो नेक्स्ट है निवी, जो कमर के नीचे हम पहनते थे उसे क्या कहते थे, निवी। तो ये 3 शब्द जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये 3 शब्द लगातार आपसे पूछे जाएंगे, वास, अधिवास, निवी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऋग वैदिक काल में लोग क्या थे, आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रचलन यहाँ पर था। नेक्स्ट के तौर पर हम देखते हैं यह जो जौ के प्रमुख फसल थी, नमक और मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में सामाजिक जो संगठन था, गोत्र और जन्ममूलक संबंध थे। समाज जो पितृसत्तात्मक था, सब समाज की सबसे छोटी इकाई कुल कहलाती, इसका प्रधान कुलप कहलाता था। तो ये वर्गीकरण आप अच्छे से देखिएगा कौन क्या कहलाता था, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट हो गया उत्तर वैदिक सामाजिक संगठन कैसे हुआ। यह ध्यान रखिए उत्तर वैदिक काल में 4 जो समाज वर्णों का, जैसे ब्राह्मण, राजन्य, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हुआ करते थे, वर्ण व्यवस्था के आधार पर कर्म बदलकर जन्म के स्थान पर हो गया। तो यह सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले कर्म था, अब जन्म हो गया, जो वर्तमान तक देखने को मिलता है। वर्तमान तक हम इसे कालक्रम को देखते हैं, इस प्रकार का सामाजिक विस्तृतियाँ देखने को मिलती है कमोबेश। हालांकि संविधान निर्माण के बाद संविधान को कुछ स्थितियां बदली हैं, फिर भी इसका आधार अभी भी इस तरीके से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि 4 आश्रमों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है, जबलोक उपनिषद जो है उसमें आपको मिलता है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति गिरावट आई है। ऋग वैदिक काल में जहाँ स्त्रियाँ उपनयन संस्कार होता था, वहीं वैदिक काल में स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया। अर्थात जो उपनयन संस्कार उसे कहते थे जो आपको शिक्षा ग्रहण करने से पहले संस्कार के तौर पर देखने को मिलता था। अथर्ववेद जो कन्या के जन्म को निंदा की गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में कन्या का चिंता का कारण बताया गया। ये सब टर्मोलॉजी यूज़ किया गया है, एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। यहाँ से आप लोग टैली कीजिएगा PYQ से। फिर तैत्तिरीय जो आर्ण्यक था, उसमें स्त्रियों को क्षुद्रवत पतित कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण पत्नियों को अर्धांगिनी कहा। तो जहाँ कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे, कुछ लोग इसका निंदा कर रहे थे, वहीं कुछ ब्राह्मण ग्रंथ क्या कर रहे थे, इसके अर्धांगिनी बोलते थे, जिसमें हम लोग
जीवन का एक आधार मानते थे पुरुष और स्त्री को। तो ये आधा आधा इसका 50-50 वर्गीकरण किया गया था किसका, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण को अच्छे से याद रखना स्टार करके, ताकि आप एग्जाम में प्रश्न पूछे तो कन्फ्यूजन हो। विदुषी महिला इस वर्ग क्यों थी उत्तर वैदिक काल में? मैत्री थे, गार्गी थी, सलवा थी, वनवा, काव्यासनी। तो चलिए मुझे यह बताइए कमेंट सेक्शन में पूर्व वैदिक काल की जो विदुषी महिला कौन कौन सी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्त्रियों को सभा समिति में भाग लेना बंद हो गया। वैदिक काल में देखते सभा समिति में लोग भाग लेते थे, पर उत्तर वैदिक काल में सभा समिति में भाग नहीं लेते थे। जो स्त्रियां प्रतिवर्ता नहीं रह जाती थी उनके लिए वरुण प्रभात संपन्न किया जाता था। एक विधि था जिनका शुद्धिकरण हम कह सकते हैं, इसको शुद्धिकरण का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था। तो आपसे यहाँ पे याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। वरुण प्रभास क्या होता था? वरुण प्रभास जो पतिवर्ता नहीं रहते, किसी कारण उनका अवैध संबंध किसी के साथ हो जाता था तो उनका क्या कराया जाता? वरुण प्रभास संपन्न कराया जाता था। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए कुछ राजनीतिक व्यवस्था में बात करें हम। इस समय कबीलों और जनपदों को रूप में ग्रहण किया गया। भरत और पुरु जो से मिलकर कुरुश जनपद का निर्माण करते हैं और तुर्वस और कृवि मिलकर पंचाल का निर्माण करते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कुरु का निर्माण किन जनपदों से मिला है और पंचाल का किन से मिला है? तो इस तरीके से दो राज्य जो मिले हैं उसका नाम याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। जनपद है जो जन से जनपद के रूप में विकास हुआ। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, कुरु जनपद की राजधानियाँ थी। इन जनपदों के बीच प्राय अधिकार और राज्य क्षेत्रों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। उसमें शक्ति प्रदर्शन का यही एक मानना था, अपने साम्राज्य का विस्तार करने का कारक माना जाता था। राजन का अधिकार अधिक स्पष्ट हो गया। यह एक सहायक कर्मचारी थे जिसे रत्नी कहा जाता था, जिसे 12 रत्न और राजन के लिए काम करते थे। अर्थात राजन के लिए काम कितने करते थे? 12 रत्नों के रूप में देखने को मिलता। वही बाद में आपको 10 लोगों की, आपको अकबर की बात कर लें या दक्षिण में हम बात कर लें, साउथ में या कृष्णदेवराय की बात कर लें या हम फिर शिवाजी की बात कर लें, उसमें भी रत्नों की बात हुई है। तो आप आगे के क्रम में भी देखते हैं। मुखिया का पद क्या था? चीफशिप के वंशानुगत हो गया। जो मुखिया गांव का मुखिया हुआ करता था अब वंशानुगत हो गया, उसका ही पुत्र बनता था मुखिया पद। फिर भी कोई अस्थायी सेना नहीं। ध्यान रखिएगा इस काल तक, उत्तर वैदिक काल तक भी कोई अस्थायी सेना का प्रचलन नहीं था। लोग एक दूसरे के सहयोग से ही अपने सीमाओं की सुरक्षा करते थे। राजन ने राजसूय अभिषेक समारोह जिसे बोलते थे, अश्वमेघ घोड़े की बलि के तौर पर देखने को मिलता था। साम्राज्य विस्तार और वाजपेयी रथ दौड़ जैसे विभिन्न यज्ञ शुरू हुए इस काल में, जो बहुत ही सत्ता अभिकरण का कारक बना, जो सत्ता प्रदर्शन का कारक बना था। नेक्स्ट हम सभा समितियों की निर्भरता अब कम हो गई थी। विधत लगभग समाप्त हो गया था। यह देखिए ये टर्मोलॉजी बार बार आ रहा है जिसको मैंने अभी अलग से एक टॉपिक में कवर किया है, तो ध्यान रखिएगा ये सब टर्मोलॉजी क्या है हम देखेंगे। महिलाओं के सभाओं में भाग लेने के लिए राजनीतिक अधिकार अब खो दिए थे, तो यह कॉन्सेप्ट आगे चलकर प्रचलित हो जाता। राष्ट्र शब्द जो क्षेत्र को इंगित करता है, इस अवधि में पहली बार अवधि में दिखाया गया राष्ट्र शब्द। अब राष्ट्र शब्द का कॉन्सेप्ट कब आया था? तो उत्तर वैदिक काल में, जब इस प्रकार के जो जनों का विकास हुआ, जनपदों का विकास हुआ, उस समय राष्ट्र के तौर पर देखने को मिला। जो आगे चलकर मगध महाजनपद जो काल आया जिसमें मगध साम्राज्य की बात होती है, तो राष्ट्र कॉन्सेप्ट को निर्मित किया गया। अब ध्यान रखिए और भी मजबूत वो होता गया। उत्तर वैदिक काल में राजाओं के विभिन्न नामों को पुकारा जाता था। उत्तर के शासक को विराट कहते थे, दक्षिण को भोज कहते थे, पूर्व को सम्राट कहते थे, दक्षिण को सौराष्ट्र, मध्य को राजा कहते थे। राजाओं की पदवी उपाधियां धारण करती थी, जैसे राज विश्व जना, अहिल भू गुणपति, सारा पृथ्वी को स्वामी, एक राट सम्राट, एकमात्र शासक। इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अगर हम बात करें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की बात करें तो पूर्व के सम्राट कहा जाता था, और इस तरीके से पश्चिम को सौराष्ट्र, पूर्व को सम्राट, पश्चिम को सौराष्ट्र। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें उत्तर को विराट कहा जाता था, और दक्षिण को क्या कहा जाता था? दक्षिण को आपको भोज कहा जाता था। मध्य भारत को आपको मध्य राजा कहा जाता था। आपको इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के साथ। और देखिए इस सब का पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाता है। पीडीएफ आप लोग को ऐप पर अवेलेबल करा दिया जाता है। युक्ति है, इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर हिंदी बीपीएससी टारगेट बैच आप सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। वहाँ पर आपको न्यूनतम शुल्क देना रहता है जिसको आपको पे करना रहता है। साथ ही इसका देखिए डेली टेस्ट 30 एमसीक्यू कराया जा रहा है और उसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। आप इसको ज़रूर शामिल होइएगा। और यह जो टेस्ट होता है गूगल फॉर्म में होता है, जिसको आप लोग लिंक को क्लिक करके आप
भाग ले सकते। चलिए आगे हम बात करेंगे सभा क्या होता था। यह ऋग्वेदिक काल एक समूह के तौर पर संदर्भित होता था, जिसमें जन के बड़े सदस्य द्वारा सभा में भाग लिया। जो जन का प्रमुख होता, जन से जनपद बना था। तो यह जो जन का जो बहुत से जनों के जो बड़े सदस्य हुआ करते थे वो सभा में भाग लिया करते थे। उसके बाद समिति उसे कहते थे। यह राजनीतिक संगठन हुआ करता, निर्णय लेने वाली संस्था होती थी। यह राजा सभा और समिति का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक हो, क्योंकि यही जो है राजा क्या होता था, इन जनों का समर्थन लेते थे। यह 3D प्रिंटिंग बनाया गया है एक कल्पना के तौर पर, ताकि इस तरह समझ सकेगा अगर ऐसी कोई भावना रही थी तो कैसे वो काम करता था। तो क्लियर है, इसे समझिएगा। नेक्स्ट है विधत का अर्थ क्या था। विधत का मतलब यह सबसे पुराना जनजातीय सभा था, जो ऋग्वेद में विधत शब्द 122 बार उल्लेख मिला, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती थी। इस प्रकार इसका उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक जो उद्देश्यों का लिए निर्णय लेना था। इन सभाओं में महिलाओं का सम्मान भागीदार था। यह कब तक, उस वैदिक काल तक। उत्तर वैदिक काल में ये सब चीज़ें घट गई महिलाओं के संदर्भ में, और यहाँ पर राजा प्रमुख होने लगा, राजा ही सर्वोपरि धीरे धीरे होने लगा था। ध्यान रखिएगा, जब हम महाजनपद काल में आते हैं, और ये शक्तियाँ विस्तृत होने लगती हैं राजाओं के केंद्र में। नेक्स्ट इसके तरीके आर्थिक जीवन की हम बात करें तो आर्थिक उत्तर जो वैदिक काल है उसमें आर्यों की अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार क्या था, कृषि था। पर जब हम आगे बात करें, इस काल में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन होने लगा, जैसे व्रीहि चावल की बात करें, मांस, ध्यान रखें मांस की हम उड़द दाल की बात करते हैं, जो को यव कहा जाता था, गेहूं को गोधूम कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में फसलों का उत्पादन बढ़ा। उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी लोगों को प्राप्त हुई, जिससे खेती आसान हो गया। फिर इसके बाद लोहे का जब हम विकास देखते हैं महाजनपद काल में, तो और भी सैन्यकरण बढ़ जाता है, किले निर्माण होने लगते हैं। तो यह संगठन विकसित होता है, तो राजा मजबूत होता है, राजा से फिर साम्राज्य मजबूत होता है। तो इस प्रकार से लोहे का विकास आपको देखने को मिलता है। जहाँ पर फसल अधिक उत्पादन होगा, संसाधन अधिक आएगा तो लोगों की आपूर्ति यह कर पाएगा। तो यह कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, जाकर अंतिम में साम्राज्य का एक मजबूत स्वरूप लेकर आता है। इसलिए लोहे का विकास होना एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखना है, उत्तर वैदिक काल में अयस्क जो था दो रूप में हुआ करता, श्याम और कृष्ण अयस्क। श्याम या कृष्ण अयस्क को लोहा बोलते थे, लोह अयस्क को तांबा बोलते हैं। यहाँ उल्टा जस्ट समझिएगा, जो कृष्ण अयस्क था, कृष्ण जो काला था उसको लोहा बोलते थे, लोहा, और लोह जिसे बोला जाता था उसे किसे तांबा बोला जाता था। ऐसा नहीं कि कन्फ्यूजन हो कि लोह लिखा हुआ है तो उसको लोहा समझ लीजिएगा, कृष्ण लिखा हुआ तो तांबा समझ लीजिएगा। जस्ट अपोजिट इसका संदर्भ समझिएगा। लोहा का नाम किस रूप से देखा जाता था, लोहा का नाम आपको कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क के तौर पर देखने को मिलता था। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, शतपथ ब्राह्मण में हल संबंधी जानकारी मिलती है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में हमको हल, जो जोतने का हल जो हल होता था उसको जोतने की जानकारी मिलती है, हल आपको शतपथ ब्राह्मण में। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे। यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जैसे काला लाल मृत भांड, काली पॉलिशदार मृत भांड, चित्रित धूसर लाल मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड। देखिए यहाँ चित्रित धूसर मृत भांड आपको देखने को मिले गेहूं कलर का। आपको इस प्रकार के मृत भांड आपको उपयोग आते थे, मटके आपको या बर्तन में उपयोग किए जाते थे अपने। और यह सर्वोच्चता का भी प्रतीक माना जाता था। सर्वोच्चता, जिसके पास जितना उच्च क्वालिटी का हुआ करता था उतना ही संपन्न हुआ करता। जैसे आप आज के घटनाओं में, आज के समाजीकरण में देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा लग्जरियस सामान रखता है वो संपन्न माना जाए। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें 1000 ईसा पूर्व में लोहा सर्वप्रथम कर्नाटक के धारवाड़ से मिला। इसी समय पाकिस्तान के गंधार क्षेत्र में लोहे का प्रयोग होने लगा था। सर्वाधिक लोह औजार कहाँ से प्राप्त हुए, अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा अंतरजी खेड़ा कहाँ है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में इसकी चर्चा किया था और राज्य का भी नाम बताया था। खेती और विविध शिल्पों का बदौलत अब उत्तर वैदिक काल लोग अस्थायी जीवन अपनाने में समर्थ है, क्योंकि यह जो लोहे का विकास हुआ उसने अस्थायीकरण लाने में भी एक महत्वपूर्ण अदा की थी। तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको पूछ सकता, लोहे के विकास से क्या क्या लाभ हुए। कला और शिल्प की हम बात करें तो परगलन, गलाने, बढ़ईगिरी, बुनाई करने वाले, चमड़े का काम करने वाले, गहने बनाने, रंगाई करने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, कांच के ढेर और चूड़ियाँ बनाने वाले लोग भी इस काल में शिल्पकार के तौर पर विकसित होते अपने अपने पेशा के तौर पर। समुद्री यात्राओं की बात करें तो उल्लेख वाणिज्य और व्यापार के संकेत मिलता है उत्तर वैदिक काल में। पर वैदिक काल में यह पाप माना जाता था, इसे भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यह वैदिक कालों में समुद्री यात्रा की चर्चा नहीं मिलती है। नेक्स्ट हम बात मिट्टी के बर्तनों के प्रकार में, जिसमें हम पेंटेड ग्रे वेरियर हम बात करते हैं, PWG की बात करते हैं, सबसे प्रचलित बर्तन हुआ करता था।
अगर आप बीपीएससी रिवीजन सीरीज में हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में हैं, या फाउंडेशन बैच में हैं, या किसी भी बैच में, आप हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का पैकेज ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। उसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन चीज़ों को कवर किया गया, इससे आपको लाभ होगा। करेंट से संबंधित जो भी टॉपिक है आपको कवर करने से इसमें तीनों डायग्राम से चीज़ों को कवर किया गया। जाके एक बार विजिट कीजिएगा हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को, चीज़ों को समझ में आएगी आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। देखिए धार्मिक जीवन कैसे थे। धार्मिक जीवन की बात करें तो प्रारंभिक वैदिक आर्यों में धर्म के रूप में प्रकृति इम्पोर्टेंट था, जिसमें हम पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा, बिजली जैसे प्राकृतिक शक्तियों की पूजा और यज्ञ करते थे। पर ध्यान रखिएगा, ऋग वैदिक युग में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो वरुण और इंद्र हुआ करते थे, बाद में वैदिक चरणों में अर्थात उत्तर वैदिक चरणों में इसकी विशिष्टता खो दी, क्योंकि उनके कुछ इस तरह की किंवदंतियाँ विकसित हुई जो इनकी जो मान्यताएँ था, जो लोगों के प्रति आदर था उनके प्रति लोगों में, वो कम होने लगी धीरे धीरे। इसी तरीके से देखते हैं बाद के वैदिक काल में जैसे प्रजापति, जिसे हम ब्रह्मा निर्माता के तौर पर देखते हैं, विष्णु संरक्षक के तौर पर, और रुद्र शिव जो विध्वंसक के रूप में प्रमुख हो गए उत्तर वैदिक कालों में, अंतिम कालों में। ध्यान रखिएगा इसका अग्निकांड, कर्मकांड, बलिदान, पर्यवेक्षण, पुजारी अर्थात पुरोहित जिसे हम कहते थे, आवश्यकताओं ने क्या किया, धार्मिक जीवन को जटिल और पेचीदा बना दिया। इसी के बाद ध्यान रखिएगा, जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म देखते हैं, इसका कारण, विकास होने का कारण यही था, जो जटिल और पेचीदा बन गया उत्तर वैदिक काल में। तो यह क्या किया, लोगों को है ना जटिलता से बाहर लाने के लिए एक समान धारणा की बात की, समान विचारों की बात की, समान विचारों की बात की, तो लोग इससे प्रभावित हुए और बौद्ध और जैन धर्म को अपनाए। ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त आप ध्यान रखिएगा, पुरोहिता जो था, प्रोताही एक पेशा और वंशानुगत हो गया। अब केवल वही कर सकता है जो ब्राह्मण होता था, उसी का पुत्र पूजा पाठ करवा सकता था, उसके अलावा नहीं कर। एक कुरीति के तौर पर यह सामने आने लगा उत्तर वैदिक काल में, जहाँ पर अधिकारों की मांग लगातार, अभी तक देखते हैं ना, ये सब चीज़ें उभर कर सामने आती है। देखिए हमेशा नेगेटिव पक्ष नहीं देखना है, ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत से है, जिसको हम समय समय पर आपसे चर्चा करें। अभी पीटी रिवीजन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग केवल पीटी फैक्ट की बात कर रहे हैं। मेंस में जब आएंगे हम चर्चा कर लेंगे इस पर। उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांड पर आधारित थी, यह आपको ध्यान रखना। पूजन जो ऋग वैदिक काल में पशुओं का देवता होता था, अब क्षुद्रों का देवता हो गया। अर्थात जब यहाँ पर जन्म के आधार पर जब वर्गीकरण होने लगा, तो वहाँ पर पोषण जो होते थे, पहले ऋग्वेद में पशुओं का देवता कहलाया जाता था, अब क्या शूद्रों के देवता कहलाने लगे। तो इस तरीके से चीज़ें बदली। अब इस काल में गृहस्थों के लिए पंच महायज्ञ होने लगा, जिसमें हम पंच महायज्ञ को कॉन्सेप्ट के तौर पर देखें। इसमें चर्चा ध्यान रखिए, ब्रह्म यज्ञ उसे कहता था जो ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती थी, आदर व्यक्त की जाती थी। यह जीवन के लिए अमूल्य धरोहर माना जाता था। देव यज्ञ किसे कहते, देवताओं के प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी होती थी। उसके बाद पितृ यज्ञ, पितरों के प्रति कृतज्ञता जतानी होती है। अभी भी पितृ यज्ञ आपको देखने को मिलता है। गया में आपको पितृ पक्ष चलता है, तो वहाँ पर लोग अपने पितरों का पिंड दान करते थे। ये सब पितृ यज्ञ भी देखने को मिलता है। भूत यज्ञ कहने का मतलब समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता। हम देखते हैं खाना, जब पूजा कोई होता है तो हम लोग घर के बाहर कुछ खाना छोड़ते हैं, जिसमें पित्त आत्मा, भूत आत्मा, उसको ऐसी धारणा है कि वो समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता जताने की बात की जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आपको चीज़ें, अतिथि यज्ञ भी आपको होते थे, जहाँ पर अतिथियों के प्रति कृतज्ञता, यही जीवन का आधार माना गया, जो वर्तमान तक ही है। यह इम्पॉर्टेंट वर्तमान तक, इसका अलग अलग हम नाम देते हैं, पर ऋषियों अर्थात जो हमारे कुल के ब्राह्मण हैं, उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते, देवताओं के प्रति, पितरों के प्रति, समस्त और अतिथियों के प्रति। तो ये कॉन्सेप्ट पंच महायज्ञ आपको अब वर्तमान तक देखने को मिलते हैं। जाबलू उपनिषद में चारों आसन का उल्लेख एक साथ मिलता है, तो आपको यह कॉन्सेप्ट याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें, ऋग वैदिक काल में षष्ठ दर्शन आए, जो आपको यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। षष्ठ दर्शन क्या था, दर्शन प्रतिपादक कौन थे, जो सांख्य दर्शन था, कपिल मुनि, योग, पतंजलि, न्याय ऋषि, गौतम ऋषि, वैशेषिक, कनाद मुनि के द्वारा, पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा, उत्तर मीमांसा वात्स्यायन के द्वारा। यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद रख लेना है, रिविजन कर लेना। ऋग वैदिक काल में हम शब्दों की बात करें, कितनी बार किसका सब चर्चा हुआ, तो याद रखिएगा, पिता का 335 बार, उसके बाद अग्नि 250 बार, इंद्र का 250 बार, अग्नि 200 बार, गाय 176, विष आपको 170 बार, वरुण 30 बार, विष्णु 100 बार, कृषि 33 बार।
सोम देवता आपको 44 बार, सभा 8 बार, समिति 9 बार, जन 275 बार। रुद्र की बात करें अर्थात शिव की बात करें, पशुपति शिव की जो जिस प्रकार से 3 बार, यमुना 3, गंगा 1, सिंधु सर्वाधिक बार। तो ये कमेंट आप लोगों को ध्यान कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्रम के अनुसार सर्वाधिक बार चर्चा किसकी हुई है, सर्वाधिक बार चर्चा किसकी हुई है चर्चा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्रम के अनुसार, 5 का रख सकता है, 4 का रख सकता है, 3 का रख सकता है। तो कम से कम 5 क्रम के अनुसार सर्वाधिक चर्चा जिनकी वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। कृषि शब्द कुछ शब्दावली देखने को मिलती है जिसमें हम बात करते हैं प्राचीन और आधुनिक शब्दावली की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन में लांगर को हल कहा जाता था, जो वृक, वर्तमान में बैल को वृक कहा जाता था। प्राचीन में उर्वरा, जो जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। सीता, हल की बनी नालियों को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। कुआं, जो वर्तमान में कुआं, उसको अवट कहा जाता था। बादल, जो वर्तमान उसे पर्जन्य कहा जाता था। बैलगाड़ियाँ जो थी उसे अनस बोला जाता, हलवाहा को किनास बोला जाता था। ये शब्द महत्वपूर्ण शब्द है, इसका उपयोग आप लोग जरूर देखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ सकता है। वैदिक साहित्य की बात करते हैं, सर्वप्रथम या सप्राचीन, तो 2 जैन ग्रंथ तीर्थंकरों की बात होती है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख कहाँ मिला है, ऋग्वेद में मिला है। यह बार बार प्रश्न PYQ में देखने को मिला है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या आपको यह सीरीज इंपॉर्टेंट जो सीरीज चलाया जा रहा है आपको लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, हेल्प कर रहा है। जरूर कुछ 2 शब्द जरूर रखें ताकि दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हो। अपने दोस्तों सहयोगियों को इसको जरूर लिंक शेयर कीजिए ताकि उनका एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। मेरा उद्देश्य यही है, कम समय में कम फी में सबसे बेस्ट चीज़ें आप लोग को उपलब्ध कराना, ज़्यादा भटकाव नहीं रखना, उतना ही पढ़ना जितना एग्ज़ाम आप लोग करे पाए। यहाँ पर PhD धारक, डॉक्टर धारक नहीं बनना है, प्रोफेसर आपको नहीं बनना, केवल एग्ज़ाम को क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अंकों को प्राप्त करना है। चलिए, श्री कृष्ण को सर्वप्रथम श्री कृष्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है, छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट हम अशुत माँ सदगमे की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलता है, उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य और वीरदायक उपनिषद है, उसे सबसे प्राचीन उपनिषद। सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है सबसे प्राचीन, तो इसे जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम कुछ महत्वपूर्ण और है, भारत में कबीले का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, जाबलू उपनिषद में। नेक्स्ट है ब्राह्मण और वीरदायक जो उपनिषद है उसे गीता से पहले निष्काम कर्म का सर्वप्रथम प्रतिपादन कहाँ मिलता है, ईशो उपनिषद। याद रखिएगा इसे, बहुत से लोग यह बोलते हैं निष्काम कर्म का योग हमें कहाँ मिलता है, गीता में मिलता है, पर यह ध्यान रखिए उससे पहले ब्राह्मण ग्रंथ और वीरदायक जो उपनिषद उसमें मिला, उससे भी पहले कहाँ मिला, ईशो उपनिषद में मिला है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ऋग्वेद काल में सर्वप्रथम देवता कौन होता है, सर्वप्रमुख देवता आपको इंद्र हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रमुख देवता कौन बन गया, आपको ध्यान रखिए प्रजापति बन गया। क्लियर है, प्रजापति किसे बोलते थे, कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी जस्ट में कुछ देर पहले ही इसे बताया है। और ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली धातु कौन होती थी, अयस, कांस्य का या तांबा का अयस होता था, इसे याद रखना है। उसके ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक स्थूणीय नदी कौन थी, सिंधु नदी, अर्थात प्रचलित नदी जो सिंधु थी। पर सबसे पवित्र नदी कौन हुआ करती थी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है राजसी योग सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है कि इसके पुण्य जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद तो सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती नदी थी। चारों वर्णों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ये सब रिपीट है, फिर भी आपको याद है। याकल्प गार्गी संवाद जो है वो कहाँ मिलता है, वेद उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट है वैश्विक शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, वात्स्यनी संहिता में मिलता है। श्वेतांबर उपनिषद जो श्वेताश्वर उपनिषद है समर्पित किसको है, रुद्र अर्थात शिव को समर्पित है। तो इस प्रकार से चीज़ों को याद रखिएगा। कृषि संबंधी उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में, तो चौथुर्थ मंडल है अर्थात चौथे मंडल में। इतना ज़रूर आपको उत्तर वैदिक काल में चीज़ें रिवाइज करके जानी है, कुछ नहीं करना है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होती है, एग्ज़ाम की तैयारी देखिए, जो मैं टॉपिक आपको डेली दे देता हूँ उस टॉपिक को आपको पढ़ के आना है, पढ़ना है, अपने अपने सोर्स से पढ़कर आना है। सोर्स आपका होगा, मेरा सोर्स कुछ नहीं है, सोर्स आपका होगा। किसी भी सोर्स से पढ़ कर आइए, रिवीजन के लिए यह रिवीजन सीरीज चल रहा है। सोर्स पढ़ने के बाद PYQ को जरूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण PYQ सोर्स पढ़ने से पहले। उसके बाद क्लासेस चलती है, क्लासेस को देख लीजिएगा। उसके बाद PYQ को सॉल्व कीजिएगा। देखिए यहाँ जो सॉल्व कीजिएगा आपको PYQ देखिएगा तो यहाँ पर मान लीजिए 20 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 20 क्वेश्चन 100 में 20 क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, तो यहाँ मान लीजिए 80 से 90% क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे। इतना अंतर आपको होगा और यह पैटर्न लगातार आप यूज़ कीजिए, देखिए कितना बदलाव आता है, कितने बेहतर अंक लाते हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त आपको डेली 30 क्वेश्चन का MCQ कराया जा रहा है।
तो आप उसमें ज़रूर भाग लीजिएगा। यह गूगल फॉर्म में डेली आपको उपलब्ध कराया जाता है। इसका PDF आपको एक्सप्लेन सोल्यूशन के साथ दे दिया जाता है। आपको ग्रुप में, सारे ग्रुप में शेयर किया जाता है। इस PDF को भी आप देख सकते हैं। तो इतना आप लोगों को इस रिवीजन सीरीज में का है। इससे अतिरिक्त चीज़ें धीरे धीरे हम लोग और भी शामिल कर लेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।